तो गेट 2023 के लिए CTQ सीरीज में है और इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अगेन मैग्नेटिक सर्क्यूट पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस सेशंस में भी मैग्नेटिक सर्क्यूट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा हम लोगों ने और ये क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को रिटेन किए हुए हैं। तो इस सीरीज में फर्स्ट वीडियो पहले सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते जाइए, जिससे एक क्यूम्युलेटिव प्रोसेस में हम लोग कॉन्सेप्ट का बिल्डअप करते रहें और जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, देन मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन आशा करते हैं आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्वेश्चन में मेंशन है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। द सिंगल फेज 50 हर्ट्ज आयरन कोर ट्रांसफार्मर इन द सर्क्यूट हैज बोथ द वर्टिकल आर्म्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, वर्टिकल इन द सेंस ये दोनों आर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के लिम्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम लोग योक पोर्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो एज ऑफ नाउ लिम्ब में जब हम लोगों ने वाइंडिंग प्रोवाइड की हुई है, तो लिम्ब का वर्टिकल आर्म्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम लोग ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं कि लिम्ब को अगर आप कट करते हैं बीचों बीच तो फ्रंटल व्यू जो आपको देखने के लिए मिलेगा। सपोज करिए कि ये एक लिम्ब है, लिम्ब को मैं बीचों बीच कट करूं तो एक फ्रंटल व्यू हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लिम्ब कहते हैं या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर के नाम से जानते हैं। तो अगर आप लिम्ब को कट कर रहे हैं और देख रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिम्ब वर्टिकल आर्म्स 20 सेंटीमीटर स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है। एंड बोथ द हॉरिजॉन्टल आर्म्स, ये दोनों का वर्टिकल आर्म्स का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हॉरिजॉन्टल आर्म्स का इसका और इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल देखने के लिए मिल रहा है। इफ द टू वाइंडिंग सोन वर वाउंड इंस्टेड ऑफ अपोजिट हॉरिजॉन्टल आर्म्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कि क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एज ऑफ नाउ ये लिम्ब पे वाउंड किए गए हैं आपके जो भी कॉपर वाइंडिंग्स हैं, अगर इनको यहां से रिमूव करके हम लोग यहां पे प्लेस कर देते हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल आर्म्स में प्लेस कर देते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? लिम्ब से रिमूव करके योक में प्लेस कर दे रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैग्नेटिक सर्क्यूट से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं जो कि आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के मैग्नेटिक सर्क्यूट एनालिसिस में एनालाइज किया होगा। जस्ट रीकैप लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर रह सके। तो लास्ट सेशंस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनालॉगस मैग्नेटिक सर्क्यूट्स के बारे में एनालिसिस किया हुआ था, जहां पे ईएमएफ का एनालॉगस टर्म हम लोगों को एमएमएफ देखने के लिए मिल रहा था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और जैसे कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस होता है, सिमिलरली इन द मैग्नेटिक सर्क्यूट मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और एमएमएफ इज नथिंग बट एन मल्टीप्लाइड विथ आई होता है। इससे भी आप लोग परिचित होंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण सम काइंड ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट करेगा और उस मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का काम रहेगा कि मैग्नेटिक सर्क्यूट में फ्लक्स डिलीवरी करने का वो काम करे, फ्लक्स को सर्कुलेट करने का काम करे। जैसे कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम रहता है इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी में करंट सर्कुलेट करने का काम करना, सिमिलरली मैग्नेटोमोटिव फोर्स का काम है मैग्नेटिक सर्क्यूट में फ्लक्स सर्कुलेट करने का काम करना और फ्लक्स के पाथ में सम काइंड ऑफ रिलक्टेंसेस ऑफर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में जब करंट फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो सम अपोजिशन प्रॉपर्टी, अपोजिंग प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। नाउ अब इस फ्लक्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो फ्लक्स को आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं? एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस होता है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू आप एन आई डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस से मैनिपुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? लास्ट सेशंस में हम लोगों ने देखा हुआ था रो एल बाई ए। तो यहां पे रेजिस्टेंस को रिलक्टेंस को किस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं? तो ये एनालॉगस प्रॉपर्टी के हिसाब से 1/सिग्मा वहां पे लिखते थे, मतलब कि कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे रिलक्टेंस के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए परमिएबिलिटी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि 1/म्यू। वहां पे क्या होता था? कंडक्टिविटी, अलाउइंग प्रॉपर्टी ऑफ करंट, अलाउइंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर हम लोग वहां पे कहते थे। यहां पे क्या है? अलाउइंग प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक सर्क्यूट, जिसको हम लोग परमिएबिलिटी के नाम से जानते हैं।
परमिएबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स। नाउ 1/μ लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ डिवाइडेड बाई, या फिर लेंथ ऑफ द कोर भी आप कह सकते हैं, लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर के नाम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है। अब अगर आपको एल को रिप्रेजेंट करना है, इंडक्टेंस, इंडक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो एल इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये फॉर्मुलेशन है। एम को, म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे हम लोग N1 N2 डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कमेंट करना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसका क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मुलेशंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू N1 N2 डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स में कोई भी गेमिंग कर रहे हैं क्या हम लोग, कोई भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन में आपके मेंशन नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडिया होता है, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी चीजें गिवन नहीं है तो उसको हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं कि अगर कोई भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो वो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, रिमेनिंग चीजें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई चीजें मेंशन नहीं है तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाले हैं। ना तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ना तो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोगों को कांस्टेंट देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए मैंने बॉक्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये दोनों चीजें कांस्टेंट अगर हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर आपको रिलक्टेंस का फॉर्मुलेशन पता है, रिलक्टेंस इज इक्वल टू 1/μ LC अपॉन AC होता है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका रिलक्टेंस का फॉर्मुलेशन, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मैनिपुलेट होकर देखने के लिए मिलेगी। μAC डिवाइडेड बाई LC आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कोर देखने के लिए मिलेगा। यहां तक आइडिया आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। अब यहां पे देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों को मेंशन है। यहां पे हम लोगों को कह रहा है कि ये वाइंडिंग्स जो है वो वर्टिकल आर्म से हटा के हॉरिजॉन्टल आर्म पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं कि, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ मेंशन है क्या कि लेंथ ऑफ द कोर में कोई चेंजेस कर रहे हैं हम लोग? लेंथ ऑफ द कोर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे कुछ भी चीजें ऐसी मेंशन नहीं है। जो चीजें मेंशन नहीं हो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडिया होता है, जो चीजें मेंशन नहीं हो उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। लेंथ ऑफ द कोर के बारे में कोई भी आइडिया यहां पे क्वेश्चन में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। मतलब लेंथ ऑफ द कोर या फिर लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ कांस्टेंट बना हुआ है। केवल और केवल हम लोगों को ये वाइंडिंग उठा के यहां पे हम लोगों ने रख दिया है, जबकि जो फ्लक्स लाइंस हैं ये मैग्नेटिक सर्क्यूट से अपना पाथ कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ में या फिर लेंथ ऑफ द कोर में कोई भी चेंजेस नहीं है, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। परमिएबिलिटी के बारे में कोई चीजें मेंशन है क्या कि कोई भी मटेरियल हम लोग रिमूव करके सम अदर मटेरियल की फिलिंग कर रहे हैं क्या? इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मतलब परमिएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स के साथ कोई भी गेमिंग नहीं हो रही है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। मतलब परमिएबिलिटी भी मैग्नेटिक कोर की कांस्टेंट बनी हुई है, परमिएबिलिटी भी कांस्टेंट बनी हुई है। तो यहां से हम लोगों को रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द आयरन या फिर मैग्नेटिक कोर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कोर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहां पे ये रिलेशन हम लोगों ने स्टैब्लिश किया। फर्दर अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में आपके मेंशन द क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल लिंब का था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अब क्या हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जस्ट हाफ हो गया। एरिया क्या हो गया? एरिया में चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, एरिया में मैनिपुलेशन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन में आपके गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से। अब देखिए यहां पे थिकनेस क्या हो गया? कम हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक सर्क्यूट क्या हो गई? रेड्यूस हो गई, जस्ट हाफ हो गई। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये रेड्यूस हो गया 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स रेड्यूस हो गया मतलब कि हाफ हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 2 टाइम्स रेड्यूस हो जाएगा। तो ये एक
कंक्लूजन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन का पूरी तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस किया, डिटेल्ड पॉइंट्स के बारे में बात किया, क्या चीजें मेंशन हैं, किस तरीके से हम लोगों को कंसीडर करना है, परमिएबिलिटी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, लेंथ ऑफ द कोर क्यों कांस्टेंट है, इसका भी बेहतरीन आइडिया आपको मिला। ओवरऑल इस क्वेश्चन का ऑपरेशन हम लोगों ने किया और सारी चीजें हम लोगों को पता चली। तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बी हाफ्ड, ऑप्शन सी हम लोगों को करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डबल हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं, आशा करता हूं आपको विजिबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन था डबल हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन था रिमेन सेम रहेगा, थर्ड ऑप्शन था बी हाफ्ड। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या देखने के लिए मिल रहा है, रेड्यूस्ड बाय 2 टाइम्स इज नथिंग बट हाफ हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू से, बिकम्स 1 क्वार्टर। तो ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी हम लोगों को यहां पे सही देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक ये सॉल्यूशन नोट डाउन करिए और अपना एनालिसिस करते रहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट के आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। फॉर अ स्पेसिफाइड इनपुट वोल्टेज, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। लार्ज किया, जूम इन किया, जिससे आपको विजिबल रह सके। फॉर अ स्पेसिफाइड इनपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, इफ द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज रेड्यूस्ड बाय हाफ। ध्यान दीजिएगा कि इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज रेड्यूस्ड बाय हाफ, द फैक्टर बाय विच द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी शुड चेंज टू मेंटेन द सेम नो लोड करंट इज। तो ये वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसके हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो आपने जब ट्रांसफॉर्मर या फिर मैग्नेटिक सर्क्यूट एनालिसिस करने के बाद, अब विजिबल होगा आपको, तो मैग्नेटिक सर्क्यूट एनालिसिस करने के बाद जब हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मर के एनालिसिस में उतरते हैं तो सम इंड्यूस वोल्टेजेस वगैरह का इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं। तो वहां पे एक इक्वेशन निकल के आता है जो कि लास्ट सेशंस में हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, इंडक्टर वाले फॉर्मूला में, सिंगल फेज इंडक्टर वाले फॉर्मूला में। तो ये इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, v = √2 पाई f phi m n। ये एक इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलता है जिससे आप लोग बेहतरीन तरीके से परिचित होंगे। तो यहां पे चीजें मेंशन की गई हैं आपके क्वेश्चन में, फॉर द स्पेसिफाइड इनपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आपको स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, या फिर स्पेसिफाइड इन द सेंस कि कांस्टेंट है, उसके वैल्यूज के साथ कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब स्पेसिफाइड है, एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्पेसिफाइड है। ये दोनों तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। √2 की वैल्यू सम न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आएगी, पाई की वैल्यू सम न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आएगी। ये दोनों तो वेरिएबल्स है नहीं, तो ये ऑब्वियसली कांस्टेंट ही वैल्यूज हैं। ये तीनों चीजें आपको कांस्टेंट क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रही हैं। जब सारी चीजें कांस्टेंट है तो ये दोनों टर्म्स भी कांस्टेंट रहेंगे, इन द सेंस phi m और n का जो मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर ऑफ टर्न्स का, ये भी कांस्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपको कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो v भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट है, मतलब ओवरऑल वैल्यू आपको कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज करिए phi m की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो n की वैल्यू कुछ इस तरीके से डिक्रीज होगी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू मिल सके आपको। इसका ये सिग्निफिकेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए हम लोग फर्दर गेमिंग करते हैं क्वेश्चन के साथ और हम लोग को यहां पे बताना है इफ द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज रेड्यूस्ड बाय हाफ, कि रेडियस के साथ गेमिंग हो रही है। रेडियस में हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, रेडियस रेड्यूस होके हाफ पे पहुंच जा रहा है। तो इस फॉर्मुलेशन में कोई भी रेडियस का टर्म इंट्रोड्यूस है क्या? रेडियस का टर्म नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज के हेल्प से इस इक्वेशन को रेडियस के टर्म्स में मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्लक्स एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है, क्योंकि करंट I = V/R होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्क्यूट में फ्लक्स = MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
अब रिलक्टेंस के फॉर्मुलेशंस में हम लोग जानते हैं रिलक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1/μ लेंथ ऑफ द कोर एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि रेडियस के टर्म्स में आपको चीजें मेंशन है। तो सपोज कर लेते हैं कि रेडियस के टर्म में चीजें मेंशन है। तो ये जो लिंब है ट्रांसफार्मर के, जो मैग्नेटिक सर्क्यूट हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की हुई है, इसका रेडियस आपको मेंशन है कि रेडियस जस्ट हम लोग हाफ कर दे रहे हैं। जब रेडियस में चीजें अगर आपको मेंशन है, मतलब कि ये स्क्वायर कोर नहीं है, ये सर्कुलर नेचर का कोर आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस नेचर का, सिलेंड्रिकल नेचर का कोर आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि अगर इसके एरिया के बारे में बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करें, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² से हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नेचर में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब यहां पे मैं रिलक्टेंस का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करता हूं, और एमएमएफ इक्वल्स टू हम लोगों को मालूम है n मल्टीप्लाइड विथ आई होता है, n मल्टीप्लाइड विथ आई होता है। एमएमएफ इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड विथ आई डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। रिलक्टेंस के टर्म्स को हम लोग जो है इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहां पे हम लोगों को LC डिवाइडेड बाय म्यू AC देखने के लिए मिलेगा, म्यू AC देखने के लिए मिलेगा, इजंट इट। अब फर्दर इसका सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े, तो NI मल्टीप्लाइड विथ म्यू AC डिवाइडेड बाय LC, ये टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्लक्स जो होगा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस एक्सप्रेशन में उस फ्लक्स की वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट करते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू अगर वहां से हम लोग पुट करें, कि इस एक्सप्रेशन को यहां पे पुट करें अगर हम लोग, तो NI म्यू AC डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कोर मल्टीप्लाइड विथ n, ये वाला n ना, ये यहाँ पे स्पेसिफाइड जो है। तो ये एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वैल्यू आपको कांस्टेंट देखने के लिए मिल रही है। ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब इसको फर्दर हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो n मल्टीप्लाइड विथ n स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड विथ करंट मल्टीप्लाइड विथ म्यू मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कोर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें यहां पे मेंशन है, फॉर द स्पेसिफाइड इनपुट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द ट्रांसफार्मर reduced by the factor by which the number of turns in the primary should change to maintain the same no load current। सेम नो लोड करंट, देखिए की पॉइंट है क्वेश्चन का, सेम नो लोड करंट, सेम नो लोड करंट, मतलब कि करंट की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट होगी। करंट का क्या काम रहता है, नो लोड करंट का काम मैग्नेटिक सर्क्यूट में फ्लक्स डेवलपमेंट, फ्लक्स बिल्डअप करने का काम करता है, कि करंट मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ टर्न्स हम एमएमएफ का फॉर्मेशन करेंगे, और उस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण मैग्नेटिक सर्क्यूट में फ्लक्स सर्कुलेट करने का काम करेगा। तो यहां पे करंट फॉर सेम नो लोड करंट, तो करंट की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है आपको, हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन है सेम नो लोड करंट। परमिएबिलिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं हम लोग, क्या परमिएबिलिटी के साथ कोई चेंजेस हो रहा है? क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, और इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडिया होता है, जो भी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं उसको बाय डिफॉल्ट हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। मतलब कि परमिएबिलिटी वगैरह के साथ कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक कोर कांस्टेंट रहने वाली है। व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ द कोर, लेंथ ऑफ द कोर के साथ कोई गेमिंग हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कुछ तरीके का मेंशन नहीं है, क्योंकि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम है, इक्विवेलेंट रेडियस के साथ चेंजेस हो रहा है। और ओवरऑल बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ चेंजेस हो रहा है, लेकिन फ्लक्स, ये इस तरीके का आपका कोर देखने के लिए मिल रहा है मैग्नेटिक कोर का, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेड्यूस हो जा रहा है। रेडियस आप रेड्यूस करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेड्यूस हो जा रहा है, लेकिन फ्लक्स का जो ऑपरेटिंग फ्लक्स का पाथ है, इसका लेंथ रेड्यूस नहीं हो रहा है, इसका लेंथ रेड्यूस नहीं हो रहा है, लेंथ में कोई भी रिडक्शन नहीं है। जो प्रीवियस था वो अभी भी लेंथ ऑफ द कोर उतना ही आपको देखने के लिए मिलेगा, लेंथ ऑफ द कोर, या फिर हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ, दोनों चीजें सेम है यहाँ पे इस सर्क्यूट में।
तो लेंथ ऑफ द कोर के साथ कोई भी गेमिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये चीजें स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में। तो ये सारी चीजें आपको कांस्टेंट देखने के लिए मिल रही है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कौन कौन सी चीजें वेरिएबल है? एन स्क्वायर और AC। तो एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ AC इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये टर्म आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें हम लोग बात करें तो रेडियस क्या हो जा रहा है? जस्ट हाफ हो जा रहा है ना। यहां पे मेंशन है आपके, इफ द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, कि रेडियस में जब रिडक्शन हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है रेडियस, मतलब कि सेकेंड टाइम में जो रेडियस है वो जस्ट हाफ ऑफ फर्स्ट टाइम में जो रेडियस था उसके जस्ट हाफ हो गया, रिडक्शन हो गया 2 टाइम्स। तो यहां पे हम लोगों को देखने की वाली चीज यहां पे आती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, यहां पे पाई आर स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा, पाई आर स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें क्लियर है। तो एरिया लेट सपोज कि एन स्क्वायर, AC की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहां पे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पे पाई भी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एन स्क्वायर। ये पूरा डिटेल्ड में मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूं जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट कर सके, किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे आपको, किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे आपको। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रेडियस में जब 2 टाइम्स रिडक्शन हो रहा है, रेडियस जस्ट हाफ हो जा रही है, तो यहां पे ओवरऑल जो रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा, रिडक्शन फैक्टर, क्योंकि ये आर स्क्वायर का टर्म है, तो मतलब कि 4 टाइम ओवरऑल रिडक्शन यहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो जब ये वैल्यू 4 टाइम रिड्यूस हो जा रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों को कांस्टेंट मेंटेन करना है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हम लोगों को 4 टाइम यहां पे इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे दोनों चीजें बैलेंस रह सके। ये वाला टर्म अगर 4 टाइम रिड्यूस हो रहा है तो ये वाला टर्म को 4 टाइम इंक्रीज होना पड़ेगा, जिससे दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल सके हम लोगों को, इस कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो सके। तो ये हम लोगों को फंडामेंटल आइडिया मिला, मतलब एन स्क्वायर की वैल्यू 4th टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए, 4th टाइम इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब कि अगर n के टर्म्स में हम लोग बात करें, n स्क्वायर के टर्म्स में मेंशन किया है मैंने, लेकिन n के टर्म्स में अगर हम लोग मेंशन करें तो n की वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए। n स्क्वायर की ये वाला टर्म 4 टाइम इंक्रीज होना चाहिए, और n का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो n स्क्वायर 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। तो यहां से हम लोगों को आंसर पता चला कि सेम नो लोड करंट मेंटेन करने के लिए अगर रेडियस को हम लोग जस्ट हाफ कर दे रहे हैं, बाय विच नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी शुड चेंज, कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स किस नंबर से चेंज होगा, तो ये जस्ट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट इसमें देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ओवरऑल हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस किया और वेरी ब्यूटीफुली हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, और इस तरीके से डिटेल्ड में हम लोगों ने एक एक पॉइंट के बारे में बात किया, क्या चीजें मेंशन है, क्या चीजें मेंशन नहीं है, किसको कब कंसीडर करना है, कब कांस्टेंट ट्रीट करना है, ये सारी चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग में मेंटेन हो चुकी हैं। अगेन नेक्स्ट सेशंस ऑफ CTQ में गेट 2023 के लिए अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ हम लोग अवेलेबल रहेंगे। याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल मशीन की टाइमिंग रात को 9 बजे है, तो रात को 9 बजे वाला प्रीमियर जो है ये जरूर देखने की कोशिश करिए, जिससे एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आप इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में बना सकें। थैंक यू वेरी मच।